तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यह क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो हमारा 0 डिग्री होता है इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं। जो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो हमारा 23.5 डिग्री साउथ होता है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो जो हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर सी आपने चुना है तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को से होकर जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जो है जाती है। इन 8 राज्यों के नाम आपको याद रखने होंगे, ये मैप से आपको याद रखना होगा, मैप के माध्यम से। देखिए सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के बाद फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा जाती है। दोस्तों काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि एक प्रश्न से जो भी प्रश्न बनते हैं वो ही बता दीजिए, तो इसलिए दोस्तों आपको जो है और जो प्रश्न बनेंगे वो भी बताए जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन था वह एन गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम वीडियो लगातार बनाते रहते हैं, और चैनल पे आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए खेलों से भी प्रश्न बनते हैं, तो बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 5 होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, देखिए जो 9 खिलाड़ी के खेल में होते हैं, तो जो बेसबॉल होता है जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है एक टीम में। इसके अलावा 15 की बात करें तो रग्बी फुटबॉल जो है, रग्बी फुटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। और 11 की बात करें तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में जो है खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। चौथा प्रश्न है, रक्त एक प्रकार का क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा रक्त होता है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया था। तो देखिए जो 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है यह किसे दिया गया था। तो 5वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2020 के जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं वो भी दिए जा चुके हैं। तो 2020 में किन किन लोगों को दिया गया ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए इस बार जो है कुल मिलाकर 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें क्रिकेट से रोहित शर्मा, कुश्ती से विनेश फोगाट, टेबल टेनिस की मनका बत्रा, हॉकी से रानी रामपाल को और मरियप्पन थंगावेलु, यानी कि इन 5 लोगों को जो है इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इन सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं। छठा प्रश्न हमारा है, प्रणब मुखर्जी के अतिरिक्त कितने और व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो है प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। तो ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए 2019 में कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। तो पहला नाम क्या था, देखिए सही आंसर हो जाएगा इस छठे प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 अन्य लोगों को भी दिया गया था। तो देखिए प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, इनके अलावा नानाजी देशमुख को दिया गया था और भूपेन हजारिका को दिया गया था। तो कुल मिलाकर जो है 3 लोगों को 2019 का भारत रत्न दिया गया था। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यानी कि किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग के सदस्य जो होते हैं इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। 8वें प्रश्न का हमारा देखिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए
वित्त आयोग के सदस्य को भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 ये दोनों जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न हमारा है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए किसी पार्टी का कितने राज्य में जो है मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 4 राज्य। जिस पार्टी का जो क्षेत्र होता है कम से कम 4 राज्यों में होता है, उसी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियाँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें प्रियरीज के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रियरीज। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, देखिए सवाना जो घास के मैदान है यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। डाउन्स की बात करें तो ये हमारे आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स हमारे ऑस्ट्रेलिया में। और जो विल्ड है यह दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है चारों ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि यह कहाँ पर स्थित है। तो जो मोनोलोवा सक्रिय ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो नागा पहाड़ियाँ ये नागालैंड में है, गारो, खासी, जयंतिया जो है ये तीनों मेघालय में है, लेकिन जो चेरापूंजी है यह मुख्य रूप से खासी, जो खासी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हमारा चेरापूंजी स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, नीचे दिए गए किस सागर या फिर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा जो नील नदी का उद्गम होता है वह विक्टोरिया झील से होता है, और जो नील नदी जाकर गिरती है वो कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पर गिरती है और वहीं पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ पर करती है, भूमध्य सागर में करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो स्थानकवासी जो संप्रदाय है इसका संबंध किससे है, किस धर्म से है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन मत से संबंध है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए 16वां प्रश्न है, एसके धर समिति कब बनाई गई। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948। देखिए, जो एसके धर समिति थी यह राज्यों के गठन के लिए बनाई गई थी, और इस समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था कि राज्यों के गठन का जो आधार है वह भाषाई आधार न होकर प्रशासनिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47 जो हमारा है धारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही आंसर हो जाएगा 1960 में जो है ओपेक की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ओपेक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जो ओपेक का हेडक्वार्टर है वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखतः पहल निम्न में से किस संस्था के द्वारा की गई थी। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की पहल किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग के द्वारा जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की जो है पहल की गई थी। अब देखिए, नीति आयोग से कई प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और नरेंद्र मोदी जो है इसके पहले अध्यक्ष बने थे, और वर्तमान में भी जो है नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग की अगर बात करें कि उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और नीति आयोग के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हो जाएंगे अमिताभ कांत। तो इन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के अंतर्गत जो है 315 से लेकर
323 तक किया गया है। 317 जो हो जाएगा हमारा, 317 में अनुच्छेद के अंतर्गत जो है इसके अध्यक्ष और सदस्यों को जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर 317 जो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो देखिए, वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे सोनोग्राफी कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी 21वें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो देखिए, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां होती हैं वह नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो हमारा हिमालय है यह नवीन मोड़दार पर्वत ही है, और इसकी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो जो ऊंची चोटियां होती हैं वह नवीन मोड़दार पर्वतों पर ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो संबंध था वो था किसान आंदोलन से। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 1915 में जो है हिंदू महासभा की स्थापना भारत में की गई थी। 25वां प्रश्न है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अल्फा कैरोटीन होता है यह त्वचा में उपस्थित होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी त्वचा में उपस्थित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, विजयनगर शासक कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेवराय यह तुलु वंश के थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलु वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी जो है तुलु करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था इसका तात्कालिक कारण क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना जो है इसका प्रमुख जो है तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, यानी कि हीमोफीलिया से क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का स्कंदन न करना, यानी कि जो रक्त का स्कंदन होता है रुक जाता है। क्या होता है? रक्त का प्रवाह जो है रुक जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो देखिए, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसका जो प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद है वह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, जो कि भारतीय पुरातत्व जो कि ब्रिटिश पुरातत्वविद थे इनके द्वारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना होगा, महाकवि कालिदास ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। इसके अलावा कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, ये सभी जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो हमारा अनुच्छेद 76 है इसके अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि जो महान्यायवादी हैं उनका प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। 31वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस ने जो है 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था। 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है वो है विधि का शासन स्थापित करना। और बात करें कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो है ये कहाँ से लिया गया प्रावधान, तो अमेरिका के संविधान से जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है प्रावधान भारत में लिया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या फिर पुनः सृजित हो सकता है उसका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा जिगर यानी कि हृदय। हृदय होता है जो पुनः सृजित हो सकता है यानी कि पुनः जो है विकसित हो सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, युस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? युस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कान जो है यहाँ पर
बी सही हो जाएगा, कान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपर्क विधि से किसके निर्माण, जो संपर्क विधि होती है किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो देखिए जो हमारी संपर्क विधि होती है वो किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है वह संपर्क विधि के द्वारा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी H2SO4 करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया? तो द कोरोना फाइटर्स गेम्स किसने लॉन्च किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है? तो भारत के वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं और यह दिल्ली के चांदनी चौक से जो है लोकसभा सदस्य भी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, पुस्तक अद्भुत अयोध्या के लेखक या फिर लेखिका निम्न में से कौन है? तो देखिए जो अद्भुत अयोध्या पुस्तक है इसकी जो लेखिका है वो हो जाएंगी नीना राय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नीना राय ने जो है अद्भुत अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, सुपर साइक्लोन अम्फान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो देखिए भी हाल ही में अम्फान तूफान जो आया था तो इसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड के द्वारा जो है अम्फान तूफान का नाम रखा गया था। तो बी यहाँ पर हमारा 38वें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? यानी कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर उपस्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, स्थल मंडल पर जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जो भंडार है वो उपस्थित है। अगला प्रश्न देखिए 40वां प्रश्न, किस महादेश में ओपेक के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ओपेक के सदस्यों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऐसे देश जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं उन्हें हम ओपेक देश कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और सर्वाधिक जो ओपेक देश हैं वो अफ्रीका के हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा 40वां प्रश्न का? सी करेक्ट हो जाएगा। 40वां का जो है अफ्रीका में सर्वाधिक जो है ओपेक देशों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो अंग है पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? सही आंसर हो जाएगा किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। देखिए अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि जिसे हम नाटो कहते हैं यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन है यह ब्रिटेन में जो है संपन्न हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और बात करें कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है वहाँ पर नाटो का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 43वां प्रश्न, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यानी कि जो जीवक चिंतामणि ग्रंथ है यह किस धर्म से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स प्रस्ताव था, उसके विरोध में जो है भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और यह भारत में 9 अगस्त 1942 से जो है शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942, देखिए 8 अगस्त को ही प्रस्ताव पास हो गया था लेकिन 9 अगस्त 1942 से जो है यह पूर्ण रूप से शुरू किया गया था और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 थी इसकी थीम थी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। और बात करें कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम थी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य जो है यह युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
48वां प्रश्न है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो जो हमारे भोजन का प्रोटीन होता है यह मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाएगा वृद्धि और मरम्मत के लिए, यानी कि ग्रोथ के लिए जो है वह प्रोटीन उसके लिए आवश्यक है। तो 48वें प्रश्न का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, चेचक जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं का रोग कारक जीव कौन सा है? तो स्मॉल पॉक्स का यानी कि चेचक का रोग कारक जीव कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा वेरियोला विषाणु। कौन सा है? वेरियोला विषाणु जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के लिए जो सीमा आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए जो भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न आपको दिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर जाकर आप जब डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको जो सारे PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम से जुड़ने पर एक फ़ायदा आपको ये होगा कि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।